नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार पूछा जाता है। इसलिए आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 35 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा और लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे लगाते चलो हमारे साथ आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, फटाफट से बताते चलो। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सतह के लंबवत होती है, आपको भी पता होगा। इसलिए 1 का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे और जितने भी नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। डेली क्लास का टाइम है, एक हमारा 7 बजे और एक 9 बजे होता है, तो दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ये बच्चा पार्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि आप कह लो कि पी बराबर कौन सा होता है। पी बराबर हमारा होता है, पी बराबर यहाँ पे लिख लो, पी बराबर होता है क्यू इंटू एल होता है। पी बराबर क्यू इंटू एल होता है। क्यू यानी कि चार्ज है तो कूलम हो जाएगा और एल लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। कूलम मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है क्या। ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखना भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक एक डेवाई भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा, बता दो निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछा गया। एक हमारा परावैद्युत स्थिरांक होता है और ये यहाँ जो पूछा गया, ये पूछा गया परावैद्युत सामर्थ्य। बच्चा पार्टी दोनों जो होता है वो अलग अलग होता है। ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा गया, आप लोग उसे बता दो। निर्वात का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो कितना होता है, ये अनंत होता है। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य अनंत होता है, लेकिन अगर पूछे परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है तो 1 होता है। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, लेकिन निर्वात का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो अनंत होता है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चौथा नंबर सवाल देखिए क्या करें, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक यानी कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज कौन सा होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके जी, बच्चा पार्टी सभी आंसर को लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे आप लोग कितना सही कर पाते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। हम पूछा क्या गया है कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर उसकी धारिता का जो मान होता है वो सीधे रूप से इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। बता दो सेलों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है। सेलों का जो समूहन होता है, समायोजन होता है, वो कितने प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 5 प्रकार से। तो मैं बता दूं, एक होता है सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा होता है सेलों का समांतर क्रम समूहन और तीसरा होता है सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। कितना हुआ, 3 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हम बी लगा सकते हैं ना बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बहुत ही सही जवाब है। याद रखिएगा आप लोग, सेलों का समूहन 3 प्रकार से, कौन कौन, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन, 3 हुआ, लगा लो आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। बता दो, समझते चलना है भाई, रटने वाला बात नहीं है, सारे प्रश्नों को समझ समझ के बनाना। देखो, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अगर पूछे जब ताप में वृद्धि है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो अर्धचालक का घटता है लेकिन चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, सारे प्रश्नों को याद कर लो आप लोग।
लोग, देखो विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है कितने लंबाई पर? कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पर, या फिर किसी भी लंबाई पर नहीं, यह अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या करा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? 9 का सही जवाब बता दो बच्चा पार्टी। यह क्या होता है? दोगुना होता है, दुगुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। क्लास को आप लोग लाइक कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो, और जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो हमारा नाइक्रोम होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारा नाइक्रोम होता है। इसलिए सही जवाब जो लगाओगे वो ऑप्शन नंबर डी लगाना। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1 kWh यानी कि kWh किसका मात्रक होता है? kWh यानी कि किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका होता है? एनर्जी का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? तो कूलम होता है, ये तो नहीं होगा। धारा का क्या होता है? धारा का हमारा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ये भी नहीं होगा। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर सवाल। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न क्या करता है? एक समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? बता दो बच्चा पार्टी। 12 का करेक्ट आंसर ये उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व क्या लगाओगे? बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। 13 का स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चा पार्टी? 13 का जो सही जवाब है वो हमारा हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? सिर्फ प्रेरकत्व भी रहे तो हेनरी ही लगा ला। ओके जी, चलिए डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? एक पूरे चक्र में पूछा गया आप लोगों से बच्चा पार्टी, बता दो 14 का सही जवाब क्या होगा? एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो शून्य होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा। और नीचे देख लो यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया गया है द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल कौन सा? तो 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो घरेलू विद्युत आपूर्ति में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी? धारा का मान जो शून्य होने की आवृत्ति होगी वो होगी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है। सदिश राशि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, सदिश राशि होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 16 का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा। किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है? तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? 17 का सही जवाब बता दो सभी बच्चे। ये बढ़ता है, ये भी बढ़ जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल है। तांबा क्या होता है? तांबा जो है हमारा ये क्या होता है? तांबा प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं? तांबा जो होता है वो क्या होता है? ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा? तांबा क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। 18 का सही जवाब ये हो जाएगा। जैसे हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया पारा, हो गया जल, हो गया NaCl, ये क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करेगी? बता दो किस पर नहीं करती है? 19 का सही जवाब बता दो। ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है बच्चा पार्टी। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी कौन सा? ट्रांसवर्स होगा। चलिए फिर 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है, हमारे सामने आ चुका है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नगों की पहचान में जो सहायक होता है वो कौन होता है? 21 का सही
जवाब बताओगे क्या आप लोग? ओके, ये होता है परावैंगनिक किरण। राइट आंसर कौन सा? ए होगा। 21 का जो सही जवाब है बच्चा पार्टी, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखना और सारे बच्चे इस क्लास को भी लाइक करते चलना। चलिए फिर 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विस्थापन धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? धारा आए, विस्थापन धारा आए, जो भी आए हमारा एम्पियर ही सही जवाब होगा। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का भी एम्पियर ही होता है, याद रखोगे आप लोग बहुत ही। जैसे कि एक हमारा एम्पियर बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा में क्या होता है? आवेश बटा में क्या होता है? समय होता है। आवेश बटा में क्या होता है? तो समय होता है। आवेश क्या है? तो कूलम, मतलब चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, और समय टाइम है तो टाइम लिख लो, या फिर सेकंड है तो सेकंड लिखो। सी एस इनवर्स ये भी होता है इसका मात्रक, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपसे पूछ देता हूँ कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, एक बार चैट करके बता दो आप लोग। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चा पार्टी? ये हीरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी बच्चे याद रखना कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से क्या होता है? अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक होता है। अगर पूछो कि हीरा का अपवर्तनांक होता कितना होता है, तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया जल का अपवर्तनांक, तो बताओगे तो जरूर यह होता है 1.33। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। अगर पूछे क्राउन कांच का क्या होता है? 1.52 होता है क्राउन कांच का। बर्फ का पूछे 1.31 बर्फ का होता है। अगर अल्कोहल का पूछे 1.36 अल्कोहल का होता है। इस सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बता दो आप लोग। ऑन विच प्रिंसिपल डज एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क? किस पर वर्क करेगा? तो यह करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। राइट आंसर डी होगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर आपसे पूछे कि फोकस दूरी, अगर आपसे पूछे सामान्य आंख के लिए फोकस दूरी अगर पूछे, तो फोकस दूरी हमारा क्या 2 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है तो 25 सेंटीमीटर। हम आंख बंद करके भी लगाएंगे तो भी हमारा सही हो जाएगा। 25 का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर 26 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो किस पर बनता है? वो हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना पर। लेकिन पूछा कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है बच्चा पार्टी। बी हमारा सही जवाब है। 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, तो ध्यान में रखोगे आप लोग। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, प्रकाश के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? प्रकाश के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? 27 का सही जवाब बता दो। ये हमारे किए थे हाइगेंस साहब ने। हाइगेंस ने किया था, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बी होगा। याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, कनिका सिद्धांत होता तो हम लोग न्यूटन लगा भी सकते थे, लेकिन अभी का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है? व्यतिकरण करता है, परावर्तन करता है, ध्रुवण करता है, वर्ण विक्षेपण करता है। कौन करता है? 28 का बता दो। ये करता है ध्रुवण। कौन करता है? तो ध्रुवण होता है, पॉलराइजेशन होता है। राइट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम पर भी ध्यान देते चलना, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी बना के लिख दिया जाता है, इसलिए इन सारी चीजों से आप लोग बचना। देखो ये क्या कर रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? ये पूछा गया। तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 29 का सही जवाब बता दो। ये कण माना जाता है, इसे क्या मानते हैं? कण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि पार्टिकल मानते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, किसी परमाणु का नाभिक किस किस से बना होता है? किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। क्या? यानी कि आप न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े हो, ए माइनस जेड होता है, वहां से निकाल लोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। वहां से ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? ए माइनस जेड होता है। ओके याद रखिएगा आप लोग। अभी का जो सही जवाब है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है नाभिक। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? मैंने बताया था अगर आपके सामने क्या रहे तो एन टाइप। एक हमारा कौन सा होता है? तो एन टाइप होता है, सभी बच्चा को पता होगा। एक हमारा कौन सा होता है? पी टाइप होता है। एक हमारा कौन सा? तो पी टाइप होता
एन टाइप के लिए मैंने बताया था एन टाइप आए तो इलेक्ट्रॉन लगाना, एन टाइप आए तो इलेक्ट्रॉन लगाना, और पी टाइप आए तो होल यानी कि छिद्र लगाना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन गया, एन टाइप के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, तो डी में दिया गया है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया, लगा लो आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा भाग कौन था। अब पी टाइप के लिए पूछा गया, अब होल लगा लो, छिद्र लगा लो, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, जब हम किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। बता दो बच्चा पार्टी, इतना आसान सा सवाल है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। बढ़ या घट सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बढ़ या फिर घट सकता है, बढ़ या क्या हो सकता है, घट सकता है। चलिए फिर 34 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। लाल रंग पूछे तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाया था कि बीबी रो रही है किसके लिए, बीबी जो है वो रो रही है, रो रही है मतलब बीबी रोए जीबी, बीबी रोए किसके लिए, बीबी रोए जीबी, मतलब जीबी के लिए रो रही है। तो देख लो बी, ये बी जो है ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब कार्बन प्रतिरोध का कलर को मैं लाल रंग का मान पूछा, यानी कि 2 के लिए पूछ दिया गया था। अब बता दो बच्चा पार्टी, इतना आसान सा सवाल पूछा, हम लोग छोड़ के कैसे बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 35 नंबर सवाल, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हिच द फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का मात्रक होता है। इसलिए हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। बच्चों ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके जी, चलिए फिर आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दो बच्चा पार्टी, और अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दो ना। देख क्या कर रहे हो भैया, क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।